शुरुआत करते हैं चिंतन के चिंता कनेक्शन से। बीजेपी के सामने एक बड़ी चिंता विष के समान खड़ी है, न पीते बन रहा है न उगलते। ऐसे में बीजेपी को तलाश थी अमृत की। चिंतन बैठक से क्या वो अमृत मिला, आइए देखते हैं। इसमें ताज्जुब, आश्चर्य, विस्मय ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी की निरंतर और नियमित गतिविधि का हिस्सा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चिंतन बैठक को लेकर कह रहे हैं कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। हैरानी की बात नहीं होती अगर यही बैठक किसी नियमित जगह पर होती या जयपुर के आसपास हो जाती या किसी ऐसे मौके पर होती जब पार्टी किसी बड़े चुनाव में जा रही होती। अभी विधानसभा का चुनाव होने में 2.25 साल का वक्त है। हालांकि इस दरमियान पार्टी को उपचुनावों का सामना करना पड़ेगा, मगर इस वक्त बैठक का आयोजित होना प्रदेश की राजनीति को गर्मा जरूर गया। बीजेपी ने अचानक ही चिंतन बैठक किस अमृत की जुगत में की है, ये समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। मीडिया के कैमरे पर दिखाया कि संगठन के कामकाज की समीक्षा हुई, सशक्त मंडल अभियान पर चर्चा हुई और मिशन 2023 पर मंथन किया। जो नहीं दिखाया वो थी चिंता, जिसके लिए चिंतन मनन हुआ। बीजेपी से किसान गुस्से में है, महंगाई का मीटर ऊपर जा रहा है, साथ ही चुनावी नतीजे भी कोई ज्यादा उत्साह पैदा करने वाले नहीं हैं। जाहिर है ऐसे वक्त में चिंतन का आयोजित होना यह साफ साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी में भी कुछ बड़ा हो सकता है। सेहत की आबोहवा के बीच बीजेपी नेता एकता की बयार भले ही नहीं बहा पाए, पर मनन से ज्यादा मन की बात करने से भी नहीं चूके। जब मौका मिला कांग्रेस को दिल से जमकर लपेटा। अरसे बाद ऐसी सरकार देखी है कि जिसका ऐसा लगता है इकबाल खत्म हो गया हो। 2.5 वर्षों में जो परिस्थितियां बनी हैं, 5.5 लाख मुकदमे दर्ज होना, और उसमें आश्चर्य की बात यह है कि दलितों के प्रति जो नजरिया सरकार का है, उसमें लगता है कि दलित उत्पीड़न का निराकरण ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। मेवाड़ हर तरह से बीजेपी की चिंतन बैठक के लिए अनुकूल था। एक तो ये इलाका बीजेपी के लिए हमेशा से उर्वरा रहा है, दूसरा हिंदुत्व का यहाँ पर जबरदस्त प्रभाव रहा है, तीसरा दिया कुमारी यहीं से चुनाव जीतकर आती है, और चौथा बीजेपी को चिंतन के लिए ऐसी ही जगह की तलाश थी जो उन्हें सुकून दे और ऐसी हरी भरी वादियां उन्हें मिले जहां पर 10-10 किलोमीटर तक नेटवर्क ही ना हो। बीजेपी कई कारणों से इसी जगह को चुन पाई, क्योंकि बिसात पर बैठे खिलाड़ी को इससे बेहतर जगह अपनी अगली रणनीति बनाने के लिए कहीं मिल ही नहीं सकती थी, इसलिए कुंभलगढ़ को चुना गया। और आने वाले समय में मिशन 2023 के लिए राजनीतिक तौर पर कौन से मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों पर हमें काम करना है, तो कुल मिलाकर एक समग्र तरीके से पूरे राजस्थान के विधानसभाओं की, जिलों की, संभागों की एक समीक्षा हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी की चिंतन बैठक पर जमकर तंज कसे, गिनाए कौन कौन से चेहरे नहीं दिखे। और ये चिंतन बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई है। पंचायत और जिला परिषद चुनाव हारने के कारण अब ये चिंताएं कभी कम नहीं होगी। पर बीजेपी ने साफ कहा, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा कमल का फूल होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, वही चेहरा होगा। इसलिए हमारे यहाँ अभी चेहरे का कोई झगड़ा नहीं है। जिनके यहाँ 2 चेहरे हैं उनके झगड़ा है। मतलब केंद्र ही पार्टी के हर घमासान का समाधान है। दरअसल बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती, वो हर हाल में जीत की गारंटी चाहती है। इसलिए 2 दिन तक उसने जमकर मेहनत करी है, मगर जिस चिंता से वो उबरना चाहती थी उसका हल इस चिंतन बैठक में नहीं हुआ। 3 बड़े चेहरों की गैर मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि गढ़ के घरों से फिलहाल एकता दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर भी बीजेपी ने चिंतन में जो कार्य योजना बनाई है उसकी गूंज आने वाले 2 साल तक सुनाई पड़ती रहेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, कुंभलगढ़। बात कनेक्शन की ही, पर एक आरोपी के प्रदेश के एक शहर से साल का 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला एक बालक घर छोड़कर कहीं चला जाता है। क्या घर के लोग, क्या परिवार के लोग, क्या गांव के लोग, सब उसे तलाशते हैं, मगर वो नहीं मिलता। जब वो 17 साल बाद घर लौटता है तब उसकी पहचान
बदल चुकी होती है। वो सरेरी का अशोक नहीं बल्कि साधु आनंद गिरी बन चुका होता है। चोटिया कैसे बना नरेंद्र गिरी का चेला? अशोक से आनंद गिरी बनने की कहानी। आनंद गिरी का भीलवाड़ा कनेक्शन। मैं श्रीमान आनंद गिरी का पिताजी बोलता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम अशोक था और अभी वे 13 साल की उम्र चले गए थे और 13 साल बाद मेरे को मिले। दिलचस्प है अशोक के आनंद गिरी बनने की कहानी। 13 साल की उम्र में सरेरी गांव का रहने वाला अशोक घर छोड़ कहीं चला जाता है और जब 13 साल बाद वापस आता है तो वो बन चुका था आनंद गिरी। मैं श्रीमान आनंद गिरी का पिताजी बोलता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम अशोक था और अभी वे 13 साल की उम्र चले गए थे और 13 साल बाद मेरे को मिले और नरेंद्र गिरी गुरु ने मेरे को बता दिया और उसके साथ में मैं जा कर के लेता आया। घर पे आए थे और आने के बाद उसकी माता देन थी इस साल 31 मई को जब उसने आए थे और यहाँ आकर दाह संस्कार कर चले गए। आनंद गिरी का असली नाम अशोक चोटिया है और वो मूल रूप से भीलवाड़ा जिले के सरेरी गांव का रहने वाला है। 13 साल की उम्र में अपने गांव को छोड़कर हरिद्वार भाग गए थे, जहां महंत नरेंद्र गिरी से मिले और गुरु बनाया। महंत नरेंद्र गिरी ने उनको दीक्षा दी और अशोक से आनंद गिरी बन गए। घर छोड़ने के बाद अब तक आनंद गिरी सिर्फ 2 बार ही गांव गए हैं। एक बार 2012 में महंत नरेंद्र गिरी के साथ अपने गांव आए थे और दूसरी बार 5 महीने पहले जब उनकी मां की मौत हो गई थी तब उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अपने गांव पहुंचे हुए थे। आनंद गिरी का परिवार बेहद गरीब है। आनंद गिरी का एक भाई अभी भी सब्जी का ठेला लगाता है। 2 भाई गुजरात में भंगार का काम करते हैं। हमारे 5वें नंबर का उनका नंबर है। 2 भाई से छोटे हैं, बहन है और उससे छोटा है, सबसे छोटे से आनंद गिरी जी हैं। जो आरोप लगा है, जो झूठा आरोप लगा रहे हैं वो और सर्व स्वभाव के थे। वो बाल्यकाल में यहाँ चले गए थे और यहाँ उनकी माताराम सांसद एक बार आए थे वो जरूर और उसको दाह संस्कार करके वापस चले गए थे और घर वालों से कोई लेना नहीं था, कोई वार्तालाप नहीं करते थे। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद आनंद गिरी शक के घेरे में हैं, पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन आनंद गिरी के पिता का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है। शीतल स्वभाव के थे, बहुत अच्छे आदमी है और ये नरेंद्र का जो है डेथ भी है, इसका बहुत दुख है। लेकिन ये आरोप बहुत झूठा लगा रहे हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये आरोप को जल्दी से जांच करी जाए। आनंद गिरी फिलहाल यूपी पुलिस की गिरफ्त में है। यूपी पुलिस महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी से लगातार पूछताछ कर रही है। यूपी पुलिस की माने तो आनंद गिरी का नाम नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में मौके से मिले सुसाइड नोट में मिला है। वहीं यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की अनुशंसा भी सीबीआई से कर दी है। अब सीबीआई इस मामले की जांच में जल्द से जुटने जा रही है। वहीं आनंद गिरी के परिवार के लोगों का कहना है कि आनंद गिरी निर्दोष है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आनंद गिरी निर्दोष है या दोषी। भीलवाड़ा से मेरे सहयोगी मनीष और कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब देखिए एक और कनेक्शन। एक गैंग का बॉर्डर पार पाकिस्तान से जोधपुर के दलालों ने एक ऐसा नेक्सस तैयार किया जिसके रास्ते पाक विस्थापित तय करते थे रोड टू पाकिस्तान महज 5000 में। कहानी बिल्कुल फिल्मी है, बल्कि आपने देखा होगा फिल्म बजरंगी भाईजान। और एक गैंग जिसका काम चंद कागज के टुकड़ों के लिए पाकिस्तान का बॉर्डर पार करवाना। नियम कायदे सब ताक पर रखकर यह भी नहीं देखना कि पाकिस्तान जाने वाला आदमी आम पाकिस्तानी है, कोई जासूस है या आतंकी। उन्हें तो मतलब है सिर्फ मनी भाई से 5000 रुपए दो और बड़े आराम से पाकिस्तान चले जाओ। इंटेलिजेंस फेल,
धड़ल्ले से चली पाकिस्तान मेल। रोक के बावजूद दलालों का ये कैसा घालमेल। एजेंट का जाल रोड टू पाकिस्तान। जब से ये कोविड आया, तब से ये बॉर्डर भी सीज हो गया और इस नेक्सस का जो कारोबार है वो पूरी तरीके से एक तरह से बंद हो गया। और फिर इन लोगों ने लोगों को भ्रमित करना ये स्टार्ट कर दिया कि आप लोग भारत में रह रहे हो और भारत में आप कितने भी वर्ष रहो, जो आपके यहाँ पर बच्चे पैदा होंगे भारत में, उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। जब आपके बच्चे 18 वर्ष के होंगे तब आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का पासपोर्ट बना करके आप भारत आओगे, तब आप लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। मजबूरी का खेल, डर का खेल, खौफ का खेल, और इस खेल को खेल एक गैंग लाखों करोड़ों में खेल रहा है। ऐसा शातिर खेल जिसका न तो इंटेलिजेंस को पता चला और न ही दूसरी एजेंसियों को। एजेंटों ने ऐसा जाल फैलाया कि 5,000 रुपए देकर 600 से भी ज्यादा पाक विस्थापित बड़े आराम से बॉर्डर पार चले गए। दरअसल दलालों का एक पूरा नेटवर्क है जो पाक विस्थापितों को वापस पाकिस्तान भेजने का लालच देता है, परिवार से मिलवाने का वादा करता है। इन दलालों ने अपनी कमाई का नया जरिया बनाया है। बड़ी बात तो ये है कि अब ये दलाल अपनी ट्रैवल एजेंसी भी चला रहे हैं और स्थानीय पुलिस इसकी जांच तक नहीं करती। ना तो इन लोगों ने FRO से रवानगी ली, ना ही थाने से इन लोगों ने रवानगी ली, और ये लोग ऐसे ही जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसी पे ब्लेमबाजी नहीं कर रहा हूँ। ये जितने भी विस्थापित वहाँ से आए हैं हिंदू, हमारे हिंदू भाई है, लेकिन मुझे देश की भी फिक्र है कि इसमें 3-3, 4-4 वर्ष लोग रह करके उन लोगों की अगर एंट्री यहाँ पर नहीं हुई है तो FRO क्या कर रहा था, क्या पता इसमें से कोई व्यक्ति ISI के लिए कार्य कर रहा था, उसका मकसद पूरा हो गया हो और वो वापस पाकिस्तान जा रहा है। अब जरा समझिए पाक विस्थापितों के लिए भारत छोड़ने से पहले क्या क्या करना होता है। भारत छोड़ने से पहले रवानगी यानी लीव इंडिया के कागज लेने पड़ते हैं। फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस की परमिशन लेना भी अनिवार्य है। 19 सितंबर को जब CID ने 91 पाक विस्थापितों को जोधपुर में रोका तो उनमें से 34 के पास जोधपुर का वीजा था, एक के पास जैसलमेर का और 56 के पास हरिद्वार का धार्मिक वीजा था। लेकिन किसी के पास भी रवानगी यानी लीव इंडिया के कागज नहीं थे। किसी के पास FRO की परमिशन भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद दलालों के चक्कर में फंस बॉर्डर की ओर रवाना हो गए थे। कल्पना ट्रेवल्स नाम से एक बस है जो RJ 27 नंबर है इसकी CID जोन वालों ने आज सूचना दी थी कि इस बस को रुकवाएं, हम पीछे आ रहे हैं। तो उसको यही थाने के सामने रोका गया था। पीछे वो आए थे, जोन वाले आए थे, वो जांच कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी नागरिक हैं जो लगभग 90 के आसपास हैं, बच्चे महिलाएं वगैरह, तो उनकी जांच जोन वाले कर रहे हैं। बस के संबंध में हम जांच कर रहे हैं। तो बस वालों ने पहले से पुलिस को कोई सूचना दी, इस तरह का कोई हमारे पास नहीं। क्यों आपने पुलिस विभाग को सूचना क्यों नहीं दी कि हमारी गाड़ी पाकिस्तान के यात्रियों से बुक हुई है? क्या आपका दायित्व नहीं बनता था आपकी कंपनी का? आपका तो नहीं, ऐसे इतला किया हुआ है। किसको? लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद में मैं जा नहीं सकता था। अभी जो आदमी जा रहे हैं तो फिर हमने भी सोचा था हम भी जाएं तो उसको लेके आएंगे इधर। उधर तो हमें कोई परेशान नहीं है, होते तो फिर हम क्यों उधर जाते हैं। इधर भी हमें परेशान नहीं है, उधर भी नहीं है। हम तो अपने आप खुशी से जाते हैं, खुशी से आते हैं। हमने दे दिए भाई, हमको भी जाना है। ये पाकिस्तान जा रही है बस? नहीं, बॉर्डर पे। नहीं तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान कैसे पहुंचोगे आप? आपको कोई परमिशन वगैरह तो है नहीं? किसी ने पाकिस्तान वालों ने कहा कि अधिकारियों ने कहा आप आ जाओ, हम ले लेंगे आपको? आप ये तो नहीं हम, तो आप कैसे पहुंचोगे वहाँ पे? बस ये है, बस में आगे तो हम आगे, बस और क्या। इस तरह से पाक विस्थापितों का पाकिस्तान जाना
कई सवाल खड़े करता है। सवाल कि क्या इन्हें जासूसी के मकसद से तो नहीं भेजा गया था? क्या FRO के पास इनके पाकिस्तान जाने की सूचना नहीं थी? अगर नहीं तो क्या ये हिंदुस्तान की सुरक्षा में बड़ी चूक या सेंध तो नहीं? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन सवाल अपनी जगह पर है। सवाल सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर, सवाल उस गैंग पर भी जो चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपनी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करती है। कैमरामैन शेर सिंह रटिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। वक्त एक ब्रेक का है, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। क्या हैवानियत का किसी सरकारी योजना के लालच से कनेक्शन हो सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि 5 लाख का भूखा एक शैतान सरकारी शर्त पूरी करने के लिए दिखावे की शादी कर एक लव स्टोरी का विलेन बन गया। 5 लाख का लालच और टारगेट फिक्स था। कहानी को अच्छे से प्लान भी किया गया था, लेकिन बात प्लानिंग की फसल काटने की आई तो कहानी में नया मोड़ आ गया। फिर शुरू हुआ टॉर्चर का दौर और क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते लालच का घड़ा फूट चुका था, उसका प्लान फेल हो चुका था। सरकारी योजना के लिए साजिश, 5 लाख के लालच में महापाप। और वो जबरदस्ती लेके वो मेरे भाई ने जान से मारने की धमकी दी और खुद नहीं जाऊंगी सन्न कर देती इस युवती की दर्दनाक दास्तां। हैवानियत की हदें पार हुई है इसके साथ, और करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका वो पति है जो किसी जल्लाद से कम नहीं, जिसने ऐसे जुल्म किए कि ये अपनी जान देने पर आमादा हो गई। पीड़िता की एक युवक निकेश से जान पहचान थी। आरोपी उसे बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया। वहां उसने डरा धमका कर युवती से शादी कर ली। शादी का मकसद था अनुसूचित जनजाति विवाह योजना का लाभ लेना। योजना के तहत युवक को मिलने थे 5 लाख रुपए। विवाह के बाद 7 दिन तक बंधक बना किया दुष्कर्म। 5 लाख के लालच में युवती को घर लाया। बाद में बेचने की धमकी देकर घर वालों से पैसे मांगे। कोई कार्रवाई नहीं करने वाली। मैंने मना अच्छा हो गया, मैंने 4,000 रुपये लगा दिया। मांट में गरीब आदमी मार के क्या है और मेरे को सुनाई दी। हमारे गाँव का जट्टा क्या है, एक तो गुलाब देवी और एक बेटो है प्रदीप और कुलदीप। वे मारने की धमकी दे रहे। मेरे घर भी आ गए 2-3 बार। मैं पुलिस ने 4 बार फोन कर दिया, मेरे को सुनाई। अभी मैं 5 बार फोन करी सुबह से, अभी तक मेरे को नहीं पूछ रहा है कोई भी। लेकिन हद तो तब हो गई जब कानून के दर पर इंसाफ नहीं मिला। पीड़ित के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़िता न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन वर्दी वालों ने कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई, जिससे पीड़िता डिप्रेशन में चली गई और चूहा मारने की दवा खाकर खुदकुशी की कोशिश की। कुछ भी आरोपी युवक दबंग परिवार से है और पीड़िता और उसके परिवार पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहा है। यहाँ तक कि घर पर आकर धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित परिवार पुलिस और प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि हमारे साथ इंसाफ करो, आरोपी को सजा दो। वो आरोपी जो योजना की चकाचौंध में लालच में अंधा हो गया है। 5 लाख का लालच एक अपराध की वजह बना है और ये सवाल छोड़ गया कि कहीं सरकारी योजना की प्रोत्साहन राशि अपराध की वजह तो नहीं बन गई। कैमरा पर्सन यासीन और चूरू से मेरे सहयोगी मनोज शर्मा के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बधाई हो, गुलाबी शहर के लिए नवाबी खबर आई है। प्रदेश का इंटरनेशनल मैच कनेक्शन फिर जुड़ा है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के घरेलू सत्र के लिए स्केड्यूल जारी कर दिया है। हमें 2 मैचेस मिले हैं।
वैभवशाली दिन दस्तक दे रहे हैं और मरुधरा में क्रिकेट वाली दिवाली इस बार लंबा चलेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज आगामी दिनों में भारत के दौरे पर रहेंगे और इनमें से 2 मैचों की मेजबानी जयपुर की मिली है। पहला 17 नवंबर को मुकाबला खेला जाएगा तो दूसरा 9 फरवरी को जयपुर में मैच का आयोजन होगा। और इन्हीं मैच आयोजन के लिए आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत खासे प्रयासों में जुटे हुए थे, जो अब उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। 16 अक्टूबर 2013 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मरुधरा में महा मुकाबला। Well played Rohit Sharma, well played Virat Kohli, and India, you've done something absolutely dramatic today. हट गई जी, हट गई। मरुधरा पर लगी बुरी नजर हट गई। अनऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली। शहर गुलाबी, खबर नवाबी। जीत की कला सीखने के लिए हार से गुजरना पड़ता है। गिरकर उठना ही वैभव है। वही वैभव जो दिवाला को दिवाली में बदल सकता है। मरुधरा की दिवाली क्रिकेट वाली। सुनसान वीरान पड़े स्टेडियम में फिर चौकों छक्कों की आतिशबाजी होगी। फिर गेंदबाज अपनी बॉल के बम से दम दिखाएंगे। विकेटों की फुल झड़ी लगेगी। रनों का तूफान उठेगा दोबारा। और सब कुछ ठीक रहा तो स्टेडियम फिर हाउसफुल होगा। देखा आपने, खबर में दम है। और अब हमें दें इजाजत। नमस्कार।